तो हेलो एवरीवन। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग चैप्टर, जो कि अपना सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 है। पहले मैंने रिकॉर्ड किया बट वो पता नहीं उसका कचड़ा कचड़ा हो गया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता पाई। तो देखो, ज़्यादा तुम्हें चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इतना ही है मेन कि अपना जो बेल्जियम है वो छोटी सी कंट्री है, ठीक है। इसके ये बॉर्डर कवर करती है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लुक्सेमबर्ग के साथ में। कैसे याद रखना है, मान लो तुम्हारी एक जीएफ बन गई, उसका नाम है नित्या लक्ष्मी, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के, अच्छा अब नित्या लक्ष्मी बहुत ज़्यादा लंबा नाम है तो आप उसको एनएल बोलते हो, एनएल और जीएफ, और इससे हमारा हो जाएगा वो साउथ वाले जो किसका है ये, बेल्जियम के कंट्री के बॉर्डर शेयर करने वाले लोगों का पता चल जाएगा। एथनिक कंपोजिशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, 59% है वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। इसको आप याद कर सकते हो एफडी से। डी मीन्स डच स्पीकिंग और एफ मीन्स फ्लेमिश रीजन में रहने वाले, ठीक है। और वलोनिया रीजन में रहते हैं फ्रांस वाले, जो कि 40% है। 1% है वो क्या है, वो जो बोलते हैं जर्मन। अब उनसे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारा गेम है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का। अच्छा अब देखो क्या है, अच्छा ठीक है। हाँ, तो जो कैपिटल सिटी है ना यहाँ की, उसमें बड़ी ही दिक्कत समस्या है। वो फॉलो करती है 80-20 रूल। क्या है मतलब, 80 मीन्स फ्रांस वाले, फ्रेंच स्पीकिंग, ठीक है। 80 फ्रेंच को कैसे याद रखें मैडम, तो भाई ज़्यादा कौन, फ्रेंच में अक्षर किस में ज़्यादा, फ्रेंच में, तो याद रखो फ्रेंच ज़्यादा, क्योंकि और कुछ तरीका नहीं है मेरे पास में ये बताने का, ठीक है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, जो अगर अच्छा लगे तो ठीक है, वरना भाड़ में जाने दो इसको। और 20 कौन, डच वाले, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, 80-20 रूल वहाँ पे फॉलो होता है। अब दिक्कत क्या है ना, कंट्री में कौन ज़्यादा है, ये डच वाले। कंट्री, अगर सिर्फ कंट्री की बात होती तो मार कुटाई करके ये लोग इसको दबा देते फ्रांस वालों को। बट दिक्कत ये है कि हमारे जो डच वाले लोग वहाँ पे कम है, और अगर बाहर मार कुटाई हुई तो वहाँ पे कैपिटल में भी मार कुटाई होगी और इनके लोगों को हो जाएगा घाटा, इसलिए कर नहीं पा रहे। अच्छा लड़ाई हो क्यों रही है, तो देखो माइनॉरिटी में ये जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, ये थोड़े रिच हैं और पावरफुल है। किस मतलब रिच और पावरफुल ज़्यादा है, किससे, अपने डच वालों से। अब डच वाले क्यों, जलन हर जगह होती है भाई, जलन लोगों को खा जाती है। तो जलन क्या है इसमें, ये डच वाले भी लाइक हमें बेनिफिट कम मिल रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट धीरे धीरे मिल रहा है, और एजुकेशन भी हमें लेट मिल रही है। इसके कारण क्या हो गया ना, वो इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चालू हो गई। तो हाँ, तो भाई बस यही बता रखा है। अब देखो इसके बाद में आता है श्रीलंका, जो कि अपने साउदर्न कोस्ट से कुछ किलोमीटर, तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर ही दूर है, जिसकी पॉपुलेशन है 2 करोड़। हरियाणा से सेम। भाई मुझे एक तो ये समझ नहीं आ रहा यहाँ पे हरियाणा इतना क्यों है, जिसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी हरियाणा से इतना कम, हरियाणा से ये कम। मेरे को लग रहा है कोई हरियाणा का इंसान था जो लिख रहा था, ठीक है। तो भाई श्रीलंका की भी जो पॉपुलेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। क्या है भाई, यहाँ पे एक सोशल ग्रुप है जो कि है सिन्हाला, ठीक है। सिन्हाला है वो क्या है, 74% है। अब मैडम ये कैसे याद रखेंगे 74 है, सिन्हाला में शब्द 7 हैं, 7 आ गया अपना। और अगर हम सिन्हाला को तोड़ें तो इसमें हो जाएगा एक सिन और एक हाला, और हाला में 4 शब्द हैं। और क्योंकि ये मेजॉरिटी में है तो जो बड़ा होगा उसी को लेंगे, तो 74% हो गया हमारा सिन्हाला स्पीकर्स। तमिल स्पीकर है 18%, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल सिर्फ 92% लोगों की ही बात की जा रही है, बाकी वाले 8% गायब भी है भाई, ठीक है। तो कोई बात नहीं। हाँ, तो भाई तमिल स्पीकर है 18%, और 18% में भी है ना 2 ग्रुप बन जाते हैं। एक तो क्या है, श्रीलंकन तमिल्स, जो कि है 13%, और जो बाकी वाले हैं वो कहाँ से आए हुए हैं, इंडिया से, जो कि हमें कौन लेके गए थे, वो ब्रिटिशर, तो उनको बोलते हैं इंडियन तमिल्स। हाँ, अरे भाई क्या हो गया, हाँ
सिन्हाला स्पीकिंग लोग थे वो ज़्यादातर क्या थे, बुद्धिस्ट थे। और हिंदू जो तमिल्स थे वो हिंदू और मुस्लिम भी थे। और 7% क्रिश्चियन भी, और 7% क्रिश्चियंस भी वहाँ पे थे। ठीक है, तो इनसे कोई मतलब नहीं है। मोस्ट लड़ाई वहाँ पे सिन्हाला और तमिल्स के बीच में ही चल रही है, जो कि बहुत दोनों ही थे। जो 7% थे वो दोनों ही थे, तमिल भी थे सिन्हाला भी थे। ठीक है, हाँ। अब देखो भाई, डच स्पीकिंग लोग अपना फ़ायदा भी कर सकते थे। ये फ्रेंच जो फ्रेंच वालों का मतलब मार कुटाई करके, और जर्मन स्पीकिंग वालों को भी मार कुटाई करके ये। और इससे क्या हो जाता, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ जाता, और इससे क्या हो जाती, बहुत ज़्यादा लड़ाई वड़ाई हो जाती, और लड़ाई से किसी का भी फ़ायदा नहीं हुआ है। तो हाँ। और श्रीलंका में तो क्या है भाई, श्रीलंका में तो लड़ाई हो भी गई। सिन्हेला ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया अपनी पावर को, जबकि बेल्जियम में ऐसा नहीं होता। बेल्जियम में क्या होगा था वो हम बताएंगे, बट पहले देख लो सिन्हाला ने क्या किया। उन्होंने अपनी पावर, जो कि मेजॉरिटी की पावर थी, उसको इन्जॉय किया और उसको इम्पोज किया पूरी कंट्री पे। और देखते हैं आगे की दोनों में क्या हुआ। तो सबसे पहले एक बार बेल्जियम को भूल जाओ, श्रीलंका को देखो। 1948 में श्रीलंका को मिली थी आज़ादी। ठीक है, अब जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने क्या किया, ज़्यादा थे इसलिए वो गवर्नमेंट में ज़्यादा गए। ठीक है, और अपनी क्या हो गया, मेजॉरिटी में हो गया। ठीक है, और इसके कारण क्या हो गया कि डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रिक, भाई जब तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए तो तुम अपना जो ज़्यादा सोचने लग जाते हो। तो उन्होंने क्या किया, मेजॉरिटिज्म का एक कॉन्सेप्ट ले आया, जिससे क्या होता है, सिन्हाला लोग ही ऊपर है, बाकी वाले तो ऐसे ही है। तुम्हें ऊपर रहना है तो सिन्हाला बन जाओ, वरना भाड़ में जाओ। 1956 में एक एक्ट पास हुआ। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ, तो जब वो क्या, आज़ादी के 8 साल बाद में, कि सिन्हाला को एक ही सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, सिन्हाला। इससे क्या हुआ कि भाई तमिल लोगों को बुरा लगा, क्योंकि बुरा तो लगना ज़रूरी है, ऐसा कैसे तुम कर सकते हो। और गवर्नमेंट में ऐसे पॉलिसीज़ ला दी जो कि क्या है, सिन्हाला लोगों के लिए फेवर में थी। जैसे कि उन्हीं को यूनिवर्सिटी में पोजीशन दे देना, गवर्नमेंट जॉब में, और नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो कंट्री की गवर्नमेंट थी वो प्रोटेक्ट करेगी और बढ़ाएगी किसको, बुद्धिज़्म को। तो ये गवर्नमेंट है, ये एक के बाद में ऐसा कर रही थी भाई, एक के बाद में एक। पहले उनको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी, फिर उनको फेवर कर दिया, और फिर ये भी बोल दिया कि बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करेंगे। तो भाई सिन्हेला लोगों के हो गया दिमाग ख़राब, बोला अच्छा बेटा हमसे पंगा। तो और इसके कारण क्या है ना, श्रीलंकन तमिल्स का गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया। उनको लगा कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनको इक्वल, जो कौन दे, तमिल थे, उनको इक्वल राइट नहीं दे रहे, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, जॉब नहीं दे रहे, उनका इंटरेस्ट को छोड़ रहे हैं। एज ए रिज़ल्ट द रिलेशन बिटवीन सिन्हेला, इन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगी। द श्रीलंका तमिल्स लॉन्च, तो श्रीलंका के तमिल्स ने पार्टीज बनाई और स्ट्रगल लॉन्च किए कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए। लेकिन उनकी डिमांड को सुना नहीं गया, और बार बार मना किया गया कि नहीं ऐसा नहीं होगा। और इसके कारण क्या, 1980s में बहुत सारे पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी बन गई ताकि इंडिपेंडेंट बन जाए, जो तमिल लोग हैं उनका स्टेट इंडिपेंडेंट बन जाए, नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट में श्रीलंका में। और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहे, सिविल वार हो गया, मतलब भाई कंट्री में ही लोग लड़े जा रहे हैं, बहुत सारे लोग मर गए हैं।
बहुत सारी फैमिलीज़ को कंट्री को छोड़ना पड़ा और उनको अपने लाइवलीहुड को वो छोड़ना पड़ा। और सिविल वॉर ने बहुत सारे कल्चरेबल इकोनॉमिकल इन लोगों पे फ़र्क डाला। 2009 में जब आप लोग बहुत सारे बच्चों का बर्थडे आता है तो उस टाइम पे इन लोगों का तुम लोग शुभ थे, इसलिए क्या है वॉर एंड हो गया, ठीक है। हाँ, तो बेल्जियम में क्या हुआ, अकोमोडेशन मतलब मिलजुल के रहे। अब बेल्जियम का केस अलग है क्योंकि उन्हें पता है अगर हमने इनकी कुटाई की तो ये हमारे लोगों की करेंगे, और अपने लोगों की कुटाई कोई नहीं करवाना चाहता। तो बेल्जियम लीडर है, उन्होंने एक डिफरेंट पार्ट किया। उन्होंने देखा कि भाई ये जो रीजनल डिफरेंस है और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ है इनका ज़रूरी है, ठीक है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंडेड किया और अच्छा ठीक है हाँ, और ताकि सारे लोग एक साथ में कंट्री में रह सके, और इनका अरेंजमेंट वर्ल्ड हुआ और ये सब बहुत ज़्यादा अलग ही इनिशिएटिव था। और देखो बेल्जियम में क्या किया, तो इन्होंने क्या है ना, जो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर को दोनों को इक्वल कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट में, और कुछ स्पेशल लॉज बनाए गए जो कि ताकि कोई एक मेजॉरिटी ऑफ मेंबर दोनों लोगों की पार्टीज़ के बनाए गए। मतलब देखो दोनों में इक्वल होगा तो भी हर क्या होगा ना, अपोज कर पाएंगे, और किसी भी एक पार्टी को सपोर्ट करने वाले रूल्स नहीं बनेंगे, ठीक है। हाँ, स्टेट को भी दे दी गई पावर्स बहुत सारी, ठीक है। और इससे क्या है ना, वलोनिया रीजन में भी और उसमें भी वलोनिया रीजन में भी और किस में, दूसरे वाले में फ्लेमिश रीजन में, दोनों में दे दी गई ताकि वो अपना अपना संभाल सके। और क्या है ना, स्टेट गवर्नमेंट के कामों में कोई भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट दखल अंदाजी नहीं करेगी। अच्छा, ब्रुसेल में एक अलग ही सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जो कि बहुत कम्युनिटीज़, जिनमें दोनों कम्युनिटीज़ का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। जैसे कंट्री में पूरा इक्वल था तो वैसे ही यहाँ पे भी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वो भी इक्वल थे केस में, डच स्पीकिंग में, और इक्वल रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट का एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से हटाकर एक तीसरी टाइप की गवर्नमेंट भी बनाएगी जो कि थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये क्या है कि हर जैसे डच स्पीकिंग लोगों ने अपनी बना ली, फ्रेंच वालों ने अपनी बना ली, जर्मन वालों ने अपनी बना ली, कि कहाँ पे भी वो रहे। ये है कल्चरल, ये इस गवर्नमेंट का क्या है कि इसमें कल्चर के बारे में बात होगी, एजुकेशन के बारे में या फिर लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में गवर्नमेंट बात करेगी। और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बट ये अरेंजमेंट बहुत अच्छे से काम किया और ये सिविल वॉर होने से बचाया दोनों मेजर कम्युनिटीज़ में, वरना तो भाई बहुत लड़ाई होती। हाँ अच्छा, बस हो गया ये वाला। और ये क्या है ना, यूरोप क्या है, यूरोपियन यूनियन बनाया ब्रुसेल उसका हेडक्वार्टर। यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, और उसमें ब्रुसेल को हेडक्वार्टर चूज़ किया गया। क्यों भाई, क्योंकि ब्रुसेल में इतनी तगड़ी तरीके से मैनेज किया गया है तो भाई अभी इसको हेडक्वार्टर भी ना ले भाई। ये घर बड़ा मस्त लगा, बड़ी हो गई यही बनाऊंगे घर, पक्की बात है। हाँ, तो हमने ब्रुसेल और बेल्जियम और श्रीलंका से क्या सीखा कि दोनों ही डेमोक्रेसीज थे ये, बट पावर शेयरिंग से अलग अलग तरीके से लड़ाई की है इन्होंने। बेल्जियम में लीडर्स ने रियलाइज़ किया कि कंट्री की यूनिटी कितनी इम्पोर्टेंट है, और ये क्या है कि कैसे हो सकती है लोगों की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हुए, इंटरेस्ट को करते हुए और रीजन को करते हुए। इससे क्या हुआ कि यहाँ हुआ पावर शेयरिंग का बढ़िया अरेंजमेंट हो गया। श्रीलंका ने क्या किया भाई, श्रीलंका भी लाइक मैं किसी की बात नहीं सुनता, कि मेजॉरिटी कम्युनिटी है कि हम तो भाई तुम्हारे क्यों करें हम,
मेजोरिटी भी लाइक मैं मोटू तो पतलू और मोटू हमेशा राज करता है, ठीक है। हाँ, और इससे क्या हुआ कि लड़ाइयाँ हुई। अच्छा, पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है? वेट, ये इमेज वाली है, ये बाद में करवा दूँगी यार, ठीक है। पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है? क्योंकि पहली बात, पावर शेयरिंग इसलिए अच्छी है क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट को कम करती है सोशल ग्रुप्स के बीच में। और सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्या करते हैं, वायलेंस को, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को ला देता है। इसलिए पावर शेयरिंग बहुत बढ़िया वे है कि हम पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टेबल रखें। भाई एक के ऊपर राज करना कुछ टाइम के लिए अच्छा लग सकता है, बट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। वो फिर क्या हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती है, दंगे हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, फिर भाई देखो, ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को इफ़ेक्ट करता है, जैसा कि आपने नेल्सन मंडेला जी की चैप्टर में पढ़ ही लिया होगा। सेकंड डीपर रीज़न है कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल इसलिए है क्योंकि पावर शेयरिंग वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व करते हैं पावर शेयरिंग को, जो कि इसके पावर शेयरिंग की से इफ़ेक्टेड होते हैं, जो देश में रहते हैं उन पे इफ़ेक्ट होता है। पीपल के पास में राइट होता है कि दे आर गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट लेजिटमेंट गवर्नमेंट, सॉरी भाई, ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पे सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं और अपने लिए गवर्नमेंट बनाते हैं। पहला सेट को हम बोलते हैं प्रूडेंशियल और सेकंड को मॉरल बोलते हैं। प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग बेटर आउटकम, मॉरल रीजन एम्फसाइज कि भाई मॉरल रीजन ये करता है कि भाई ये पावर शेयरिंग ज़रूरी क्या है, और ये प्रूडेंशियल करता है कि पावर शेयरिंग अच्छी क्यों है, ठीक है। तो ये है अपना मॉरल कि भाई डेमोक्रेसी का स्पिरिट यही है, डेमोक्रेटिक रूल में पावर शेयरिंग होनी चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, इफ़ेक्ट पड़ता है लोगों की जीवनी में, ठीक है। उनको पता होना चाहिए कि वो कैसे मतलब हो रहा है सब कुछ। लेजिटमेंट गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पे वो लोग चुनते हैं गवर्नमेंट को। और पावर शेयरिंग अगर प्रूडेंशियल, ये मॉरल थे। और अगर प्रूडेंशियल रीज़न देखें तो क्या है कि इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है, कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं पावर शेयरिंग इनसे, और बस यही, ठीक है। अच्छा, पावर शेयरिंग के अलग अलग फॉर्म्स। तो भाई पावर शेयरिंग क्या है ना, लोग इसको कभी कभी कहते हैं कि भाई ये वो कर देता है कि भाई पॉलिटिकल पावर को डिवाइड कर देता है। तो लॉन्ग टाइम के लिए कि पावर दैट ऑल पावर ऑफ मस्ट रिसाइड। तो भाई अगर पावर शेयरिंग होती है तो पॉसिबल नहीं होता कि क्विक डिसीजन ले ले, क्योंकि लोगों के अलग अलग धारणाएं होती है। अब पावर शेयरिंग में कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, ठीक है। बट जब डेमोक्रेसी आई तो लोगों की ये धारणा बदल गई। प्रिंसिपल क्या है कि डेमोक्रेसी पीपल खुद रूल करते हैं, किससे, सेल्फ गवर्नमेंट से। और ये गुड डेमोक्रेटिक कंट्री में ये डाइवर्स ग्रुप के जो व्यूज़ को रिस्पेक्ट की जाती है भाई। इसलिए क्या है ना, हर किसी की आवाज़ ज़रूरी है पब्लिक पॉलिसीज़ में, इसलिए डेमोक्रेसी तो पावर ज़रूरी है कि वो अलग अलग लोगों के बीच में डिवाइड होती रहे। अलग अलग फॉर्म लेती है, तो मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट है वो ये है। तो डिफरेंट ऑर्गन और डिफरेंट गवर्नमेंट में, जैसे कि जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मतलब हॉरिजॉन्टली मतलब क्या भाई,
हॉरिजॉन्टली मतलब 3 टॉपर आए हैं भाई, तीनों एक साइड में। वर्टिकली क्या होगा, एक पहला, ठीक है, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा, फिर ये। बट यहाँ पे क्या है, तीनों ही एक क्लास में, तीनों के सोशल में आए 40 में से 40 मार्क्स, क्योंकि वो पढ़ के गए थे। मेरे से नहीं, किसी से भी, ठीक है। मेरे से पता नहीं क्या, छोड़ो, मैं कोई बोलने वाली हूँ, मेरे को खुद नहीं पता, कुछ गलत बोल दूँगी मैं। क्यों भाई? अच्छा, क्योंकि ये अलग अलग, ये डिफरेंट ग्रुप है ना, ये सेम लेवल पे है और अलग अलग पावर को एक्सरसाइज करते हैं। और ये करता है कि कोई भी ऑर्गन अनलिमिटेड पावर को नहीं यूज़ कर सकता। एक हर ऑर्गन एक दूसरे को चेक करता है और इससे क्या होता है, बैलेंस पावर हो जाती है अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। लास्ट ईयर में हमने देखा था कि डेमोक्रेसीज, लास्ट ईयर कहाँ है भाई, हमने देखा था कि डेमोक्रेसीज में मिनिस्टर्स ऑफिशियल एक्सरसाइज, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्लियामेंट और सिमिलरली थ्रू जजेस आर अपॉइंटेड बाय जजेस। एग्जीक्यूटिव को दे कैन बी चेक फंक्शनिंग ऑफ, मतलब भाई सब एक दूसरे की पावर को चेक कर सकते हैं, इसको सिस्टम को चेक और बैलेंस बोलते हैं। और जज चेक कर सकता है कि वो जो लेजिस्लेटिव और वो क्या है भाई, मेरे दिमाग को, एग्जीक्यूटिव सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, ठीक है भाई। और इसको, इस बैलेंस को बोलते हैं चेक और बैलेंस, चेक एंड बैलेंस। पावर कैन बी शेयर अमंग डिफरेंट लेवल्स, जैसे कि अब 3 टॉपर है भाई, जैसे कि जनरल गवर्नमेंट फॉर, एक देखो, एक पूरी कंट्री के लिए, इंटायर कंट्री के लिए, उसको हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। हाँ, और उसको हम अपने इंडिया में हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। और ये क्या है, रीजनल लेवल पे गवर्नमेंट को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इंडिया में हम उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। और क्या है भाई, ये हर कंट्री के नहीं आती, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे कोई स्टेट गवर्नमेंट है ही नहीं। बट अपनी जैसी कंट्रीज कहाँ गई, जो कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, तो कॉन्स्टिट्यूट लेवल द पावर ऑफ द, हाँ तो भाई ये बेल्जियम में भी किया गया था, लेकिन श्रीलंका में रिफ्यूज़ कर दिया गया। ये क्या आता है, इसको बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। हाँ, फिर एक सेम जो कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट को एक्सटेंड कर देते हैं, जो कि स्टेट से भी नीचे होते हैं, जैसे म्यूनसिपलिटीज़, पंचायत, इसको हम बोलते हैं कॉल डिवीजन ऑफ पावर्स हायर टू लोअर। और ये इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन, क्योंकि हम एक पहला टॉपर, फिर यूनियन गवर्नमेंट पहला टॉपर, फिर दूसरा स्टेट वाला, और फिर पंचायती राज वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। समझ गए? आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो मेरे पढ़ाने से। वैसे मुझे खुद से उम्मीद नहीं है कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ कि नहीं, बट आई होप मैं तुम्हारी 1% भी हेल्प कर पा रही हूँ तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। हाँ, डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में भी पावर शेयरिंग की जाती है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। कम्युनिटी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है किसका, पावर शेयरिंग सोशल ग्रुप के बीच में। कुछ कंट्रीज़ में, जो कि लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे से क्या हो जाता है, ये क्यों नहीं पढ़े जाते लंबे लंबे शब्द। तो हमने देखा था कि असेंबलीज़ में कुछ सीटें होती हैं जो कि क्या होती है, उन लोगों के लिए होती है जो कि लोअर कास्ट होते हैं या फिर वुमेन्स होती है, उनके लिए है हमारे पार्लियामेंट में। तो द टाइप ऑफ अरेंजमेंट इट्स गिवन स्पेस इन द गवर्नमेंट,
मेरे को लग रहा है मेरी ज़बान थोड़ी ज़्यादा मोटी है, इसलिए मैं ये पढ़ नहीं पा रही हूँ। मुझे पढ़ाना था, बट ये क्यों दिक्कत परेशानी मेरे लिए अलग अलग आ जाती है, पता नहीं क्या है ये। बिल्कुल। हाँ, तो वरना वो लोग अलग थलग ही उन लोगों को लगेगा। ये क्या है, माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ को एक बढ़िया शेयर देने का है। और यूनिट 2 में हम देखेंगे कैसे हम अलग अलग सोशल डाइवर्सिटीज़ को हम रखते हैं। ठीक है, इंडिया में तो भाई बहुत डाइवर्सिटीज़ है और बहुत तगड़ी तरीके से हमारी गवर्नमेंट मैनेज करती है उसको, इससे सल्यूट है भाई। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है और ये पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स में भी देखा जाता है। इन पावर इन डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमॉन्ग वेरियस। तो सिटीजन के लिए भाई ये ज़रूरी होती है डेमोक्रेसी में कि वो अपने जिसको पसंद करता है उसको चूज़ करे। ये कंपटीशन होता है अलग अलग पार्टीज़ में, ठीक है। और इससे कंपटीशन से क्या होता है कि एक पार्टी के बीच में वो ना रहे। जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार थी, ये छोड़ो यार, मैं कुछ गलत बोल जाती हूँ बीच बीच में, ठीक है। तो भाई लॉन्ग रन में क्या है, पावर अलग अलग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या है, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ और सोशल ग्रुप। मुझे क्या ही नॉलेज है, मुझे घंटा नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, तो फिर मैं कुछ बोल नहीं सकती। हाँ, तो पावर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में रिप्रेजेंट की जाती है, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ और सोशल ग्रुप में। ये देखो, पावर शेयरिंग कभी कभी डायरेक्ट भी हो सकती है। दो पार्टी अलाइंस बना लेती है। अलाइंस मीन्स ताकि भाई वो जीत जाए, उसको कोलिशन पावर भी बोलते हैं, जिसमें वो पावर शेयर करती है, इंटरेस्ट करती है। जैसे देखो, दो पार्टीज मिलके एक पार्टी बन जाती है ताकि वो जीत जाए। क्योंकि एक पार्टी को मान लो देखो, मान लो 10 वोट से आप जीत जाओगे, बट एक को 5 मिले हैं, एक को 2 मिले हैं और एक को मिले हैं 3। अच्छा छोड़ो, एक को 5 वाले को हटाओ तुम, एक को 4 मिले हैं और फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, 3 2 6 2। अब क्या, अब है ना, एक को जीतना है, तो अब कैसे जीतेंगे। ये एक गवर्नमेंट इन सारे वोट्स को ले लेगी और बोलेगी कि प्लीज़ हम एक अलायंस बना लेते हैं और एक कोलिशन गवर्नमेंट बन जाते हैं। और इससे क्या हो जाएगा, वो एक जीत जाएगी और बस जीत गए। तो बस यही तो चाहिए होता है भाई, कोई भी गवर्नमेंट में क्यों ही इलेक्शन लड़ता है, ताकि वो जीत जाए। थैंक यू, आई होप मैंने कुछ तुम्हारी मदद की होगी। और भाई, मैंने जो घटिया प्रोनाउंस किए हैं कुछ कुछ शब्दों को, कृपया उसे इग्नोर करना। मैंने अपना ट्राई किया है कि मैं तुम्हें अच्छे से बता सकूं, बट मैंने 4 बार वीडियो डिलीट करके रिकॉर्ड किया है। ये कोई दिक्कत है मेरी ज़बान पे, अब मैं कुछ कर नहीं सकती इसका। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो थैंक यू, नहीं लगा हो तो काट दो। बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, आप उनसे पढ़ सकते हो। थैंक यू, बाय।